हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के ऑल ओवर फेस पे किस करते हुए मॉर्निंग में उसको उसकी प्यारी सी नींद से जगा देता है। और जब वांग जी उठने के बाद ये पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस प्यारी सी नींद को और ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए था, तो विंग उसको इंटरप्ट करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स करना तो चाहिए था, लेकिन तुमने एक बहुत लंबी जर्नी अभी तय करनी है, तो तुम्हें थोड़ी जल्दी उठ जाना चाहिए। वांग जी को समझ में नहीं आता कि विंग कौन सी जर्नी की बात कर रहा है, तो विंग उसको क्लियर करते हुए बोलता है कि तुम आज क्लाउड रिसोर्सेस वापस जा रहे हो। दूसरी तरफ वांग जी अभी तक अपनी नींद से पूरी तरीके से जगा नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस ने तो मानो उसकी नींद इतनी दूर फेंक दी थी कि मानो 10 दिनों तक अब उसको नींद ही नहीं आने वाली हो। वांग जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो इस सेंटेंस को सुनने के बाद हो चुका था, और उसी शॉक्ड एक्शंस के साथ वो विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखों में अपनी आंखों को मिलाता है और डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछता है क्या, लेकिन कल ही तो हम लोगों ने इस बारे में बात की थी ना, तो क्यों तुम अब मुझे वापस क्यों भेजना चाहते हो। वांग जी को मतलब जैसे ही उसने ये सुना ना कि वो क्लाउड रिसोर्सेस वापस जा रहा है, उसका तो मानो उसको शॉक्ड ही नहीं हुआ था, साथ ही साथ उसको पेन भी फील हो रहा था उसके हार्ट में। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंसान को समझाना ना मतलब पत्थर में सर मारने के बराबर है, और शायद फिर से इसके दिमाग में वही गिल्ट, वही पछतावा, वही जो उसने किया है वही सब कुछ आ रहा है, और ये फिर से मुझे सिर्फ छोड़ने की बात कर रहा है। इसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी खुशियाँ इसके पास है। वांग जी ये सब कुछ सोचते हुए उससे क्वेश्चन भी करता है, और इस वक्त उस क्वेश्चन को करते करते वांग जी की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वो सच में नहीं चाहता था कि विंग अब उसको एक पल के लिए भी छोड़े, लेकिन यहाँ तो विंग उसको वापस से क्लाउड रिसोर्सेस भेजने की बात कर रहा है। वो क्यों अपने आप मतलब खुद ही हमारी खुशियों को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या उसको सच में हमारी खुशियों से इतनी इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है। वांग जी की आंखों में जो आंसू थे ना, वो अपना रास्ता खोजते हुए वांग जी के गालों तक पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ विंग था जो इस वक्त चुपचाप वांग जी को देख रहा था। उसको सच में समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसने क्या बोल दिया जिसकी वजह से वांग जी इतना हर्ट हो चुका था। वांग जी के फेस पे भी इस वक्त मिक्स इमोशंस थे। वो एंग्री भी था, वो हर्ट भी फील कर रहा था, वो सैड भी था, और वो विंग पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मन उसको कर रहा था ना कि अगर ये इंसान वो नहीं होता जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मैं इसका गला घोट के यहीं पे इसको मार देता और यहीं पे दफना भी देता। दूसरी तरफ विंग था जिसको अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसने जो बात बोली है वो किस तरीके से बोली है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ही, यानी कि जब उसने वांग जी के आंसू को उसके गाल तक आते हुए देख लिया था ना, तो उसको समझ में आ चुका था कि उसने क्या बोल दिया। वो अपने हाथों से वांग जी के गालों में उन आंसुओं को साफ करता है, वांग जी को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, फिर से उसको एक टाइटली हक करते हुए उसके बालों के ऊपर से ही उसके सर पे किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी लव, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता है कि मैंने ये इतना सिली सा सेंटेंस कैसे बोल दिया, मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। उसके बाद जब वांग जी ने ये सब कुछ सुना ना कि वो हमेशा के लिए उसे क्लाउड रिसोर्सेस नहीं भेजने वाला है, तो उसने खुद को विंग से थोड़ा सा दूर किया और उसके बाद फिर से विंग की आंखों में देखते हुए बोला क्या मतलब है कि तुम्हारा, तुम मुझे हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं भेज रहे हो। तो विंग अपने हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं भेज रहा हूँ। तुम्ही ने तो कहा ना कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, हर एक चीज़ की नई शुरुआत करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोगों का, सभी यानी कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, हम सभी के ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करें। और शायद तुम अच्छे से जानते हो इस वक्त तुम्हारे अंकल भी तुमसे नाराज़ हैं, और मेरी फैमिली में यानी कि जैन चेंग भी मुझसे नाराज़ है। तो मुझे लगता है कि हमें पहले उन्हें मना लेना चाहिए और उसके बाद सभी लोगों को मना लेना चाहिए अपने शादी के लिए, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस वर्ल्ड में ये पहली शादी होगी जहाँ पे दो लड़के शादी कर रहे होंगे। हम दोनों के लिए नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन उन लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते में, इस रिश्ते में अब और किसी को ऑब्जेक्शन हो। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ सिर्फ खुशी के साथ स्टार्ट हो, और तुम टेंशन मत लो, तुम अकेले वहाँ पे नहीं जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। क्लाउड रिसोर्सेस हम दोनों साथ में जा रहे हैं, और तुम इस बात की भी टेंशन मत लो कि तुम्हारे अंकल क्या कहेंगे। मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे अंकल को मनाने का काम भी मैं ही करूँगा।
ऐसा मतलब ये जो लास्ट सेंटेंस उसने बोला था कि तुम्हारे अंकल को मनाने का काम भी मैं खुद ही करूँगा, ये सेंटेंस उसने बहुत ज़्यादा प्राउडली बोला था। और ऊपर से इस सेंटेंस को सुनते ही वांग जी के मुंह से तो हंसी ही आ गई। वो बोलता है, क्या तुम मेरे अंकल को मनाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंकल तुम्हें 2 मिनट के लिए भी अपने आसपास आने देंगे? तो विंग उससे बोलता है, तो क्या हुआ, मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं आराम से उन्हें मना लूंगा। वांग जी फिर से हंसते हुए विंग को रिप्लाई करता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि तुम अपनी मौत को दावत देने के लिए इतने उतावले हो। एक काम करो, तुम अकेले ही क्लाउड रिसेसेस चले जाओ, मैं यहाँ पे ही तुम्हारा वेट करूंगा, और जब मेरे अंकल मान जाए ना तो मुझे मैसेज भेज देना, मैं आ जाऊंगा। तो विंग उसको फिर से अपनी साइड को खींचता है और बोलता है, नहीं, हम दोनों जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, और वैसे भी तुम्हारे अंकल को मनाना इतना भी मतलब टफ काम नहीं है। तो वांग जी उसको बोलता है, ठीक है, देखते हैं, एक काम करते हैं, वहाँ चल के ही देखते हैं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हमें क्लाउड रिसेसेस में एंट्री भी मिलने वाली है। तो विंग उसको बोलता है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी एंट्री, आखिरकार क्लाउड रिसेसेस के लैंडसेक्ट के बेटे और दामाद उधर जा रहे हैं, तो अब कौन सी बात है, उन लोगों ने तो हमारा जोर शोर से स्वागत करना चाहिए। तो वांग जी उसके सर पे स्लैप मतलब फॉरहेड पे छोटी सी स्लैप करते हुए बोलता है, हाँ, दामाद भी तो कौन है वो भी तो देखो, यीलिंग पैट्रियार्क, द मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टिवेशन। इस बात को सुनते ही विंग और भी ज्यादा प्राउडली बोलता है, और इसके बाद तो उन्हें और भी ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि मैं उनका दामाद हूँ, और उन लोगों के तो भाग खुल जाएंगे अगर मैं वहाँ पे चले गया। तो वांग जी उससे आंसर करते हुए बोलता है, ठीक है, ये तो वहीं जाके पता चलेगा किसके भाग खुलेंगे और किसके भाग फूटेंगे। अगर तुम्हें रिस्क लेने का इतना शौक है तो तुम चले जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। वांग जी अपने ब्लैंकेट को लेके फिर से सोने को तैयार था, वो अपनी उसी प्यारी सी नींद में फिर से खोने को तैयार था, लेकिन विंग ने फिर से उसको अपनी तरफ खींचा, उसको अपनी ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में लिया और उसको पकड़ के वो वॉशरूम की तरफ मतलब केव के बाहर जो वॉशरूम था ना वहाँ को बढ़ने लगा। तो वांग जी छटपटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या, सब लोग देख रहे हैं हमें। तो विंग उससे बोलता है, तो क्या हुआ, देखने दो, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें ऐसे लेके घूम सकता हूँ, और क्या पता अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम दोबारा से जाके सो जाओगे। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें यहाँ से ब्यूरल माउंट से सीधे क्लाउड रिसेसेस पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो वांग जी उसको बोलता है, मैंने अभी तो बोला ना मैं नहीं आ रहा हूँ। तो विंग उसको बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं वहाँ के लिए क्या करूँगा, तुम्हारे लिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, और तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद। तो विंग उससे बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज का मतलब होता है आज, हम आज ही उधर जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी तुम्हारे अंकल को मनाने की कोशिश करेंगे। इस पे वांग जी एग्री करता है और बोलता है, ठीक है, हम आज ही चलेंगे, लेकिन अब तो मुझे नीचे उतारो, मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ। तो विंग उसको बोलता है, प्रॉमिस कि तुम वापस से बिस्तर पे नहीं जाओगे। तो वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 5 बजे के बाद सोता हूँ। तो विंग उसको बोलता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम इस सेक्ट में आने के बाद ना एकदम चेंज हो चुके हो, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर तुम 10 बजे तक भी सोते रहो, तो ये भी मेरे लिए आम बात होगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद तुमने जितने चेंजेस अपने अंदर लेके आए हो ना, उन सबको देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि ये भी तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, इवन तुम तो दिन भर भी सो सकते हो मेरी तरह। वांग जी उसके चेस्ट पे एक स्लैप करते हुए बोलता है, बकवास बंद करो और मुझे नीचे रखो। तो विंग उसको आराम से केप के एंटर्स मतलब बाहर जाने से पहले ही उसको नीचे रख देता है, और उसके बाद बोलता है, अगर तुम भागे तो याद रखना मैं तुम्हें दिन भर ऐसे ही लेके घूमूंगा। विंग के इस सेंटेंस को सुनते ही वांग जी अपनी एंग्री आइज के साथ विंग को देखने लगता है। विंग को समझ में नहीं आता कि अचानक ये लोग क्यों, तो वो पूछता है, आखिर क्यों क्यों तुम मुझे इतना एंग्री लुक दे रहे हो। तो वांग जी उसको बोलता है, क्या कहा तुमने अभी अभी, अगर मैं भागा, किधर भागूंगा, मैं इस केव में इतनी जगह ही कहाँ है कि मैं इधर से उधर भाग सकूं, और भाग भी गया तो मैं इजीली तुम्हारे हाथों पकड़ा जाऊंगा, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, या आज वो दिमाग तुम्हारे घुटनों में आ चुका है। तो विंग को फिर याद आता है कि हाँ ये बात भी सही है, वो वांग जी को नीचे तो रख देता है लेकिन उसके बाद डायरेक्ट उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो वांग जी उससे बोलता है, क्या अब हम दोनों नहाने भी एक साथ जा रहे हैं। विंग एक नोटी से स्माइल देके वांग जी को रिप्लाई करता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ नहा सकते हैं। तो वांग जी उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स हम दोनों एक साथ नहा सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ नहाने के चक्कर में तुम्हारा पूरा का पूरा बाथरूम डिस्ट्रॉय हो जाए, और कल से सारे ब्यूरियल माउंट के लोग एक एक करके बगीचे में नहा रहा होगा, कोई ग्राउंड में नहा रहा होगा, नंगे पंगे घूम रहे होंगे इधर उधर, कितने अच्छे लगेंगे ना वो।
वांग जी इस सेंटेंस को बोलने के साथ साथ अपने एक आईब्रो को भी बार बार ऊपर उठा रहा था और अपने फेस पे भी ना उसने एक नोटिस स्माइल लेके आ चुका था। ये देखते हुए ना विंग को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लान वांग जी है जिसको वो जानता था। क्या 10 साल पहले इसका एक अंश भर भी ऐसा था जैसा ये आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। और लास्टली अपने मुंह से बोलते हुए वांग जी को बोलता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा सैवेज हो चुके हो। ठीक है, पहले जाके तुम नहा लो और उसके बाद मैं नहाऊंगा, लेकिन याद रखना आज हमें क्लाउड रिसेस से जाना है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी करना। तो वांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए, बस वहाँ जाके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हें फेस करने होंगे। तो विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक चीज़ संभाल लूँगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। वांग जी अपने हाथों को विंग के नेक पे रैप करते हुए उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ तो मैं जहन्नुम में भी चल दूँ, ये तो क्लाउड रिसेस की बात है और वो जगह इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छी ये है मैं बचपन से वहाँ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से भाग के चले गया था, क्योंकि उसको पता था अभी अभी उसने जो विंग के चिक्स पे किस किया है ना, उसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ गया है। और अगर वो थोड़ी देर और विंग के सामने खड़ा रहा ना, तो शायद हो सकता है इसके कंसिक्वेंसेस अब उसे को ना झेलने पड़ जाए, इसलिए वो उसको वहाँ पर उसी शॉक्ड एक्शंस के साथ छोड़ के वहाँ से भागते हुए चला जा चुका था। दूसरी तरफ विंग था जो कि सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड था वांग जी के इस बोल्डनेस को देखने के बाद। उसका हस्बैंड जो कि मतलब किसी और का टच उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था और वो इतनी फ्रीली किसी को भी किस करके चले गया। हालांकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, बट स्टिल उसे एटलीस्ट वार्निंग तो देनी चाहिए थी। वो यही सोचा हुआ था, वहाँ पे बिल्कुल खड़ा था, उसको ये तक महसूस नहीं हुआ कि वांग जी कब उसके सामने से चला गया था। वो एकदम एक मूर्ति की तरह वहाँ पे खड़ा हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया कि वो इसी दुनिया में है, कहीं और दुनिया में नहीं है, तो तब जाके उसको महसूस होता है कि वांग जी उसके आसपास नहीं है और वो अपने आप में ही अब रिग्रेट फील करने लगता है कि यार उसने कितना अच्छा मौका खो दिया। अभी उसके पास बहुत अच्छा मौका था, वो वांग जी के साथ बहुत अच्छे खासे रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड कर सकता था, लेकिन उसके शॉक्ड एक्शंस की वजह से वो मोमेंट वो एकदम छोड़ ही चुका है। हाय, वो अपने आप को ही अब कर्स करने लगा था। दूसरी तरफ वांग जी था जो नहाते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि मतलब उसने अभी अभी जो विंग को चकमा दिया था ना, उस पर वो बहुत ज़्यादा इतरा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद विंग और वांग जी दोनों ही अपने मॉर्निंग रूटीन्स को करके अपने मतलब उस एरिया में आ चुके थे जहाँ पे सभी के सभी ब्यूरल माउंट के लोग थे। वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्म करते हैं कि वो आज क्लाउड रिसेस के लिए निकल रहे हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि वहाँ पे वो क्यों जा रहे हैं, सिर्फ वैनकिंग को ही विंग ने ये सब कुछ बताया था और उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी थी कि बाद में जाके वो उन सबको भी बता दे। और अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं है बताने का, अभी से वो निकलेंगे तो ही जाके वो क्लाउड रिसेस पहुँचेंगे शाम तक। और आज तो वो टेलीपोर्ट टालिस्मान का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा वीक था अभी भी, और एज वेल एज वांग जी भी कुछ ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ था, उसको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और अगर इस वक्त वो टेलीपोर्ट टालिस्मान का यूज़ करते भी हैं तो भी उनकी ही बॉडी में उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ना था, इसलिए उन्होंने पैदल चलने का ही ये मतलब जो आइडिया था वो अपनाया था और वो पैदल ही जाने वाले थे आज ब्यूरल माउंट से क्लाउड रिसेस तक। सुबह से निकले हुए विवोजियान और लान वांग जी लगभग शाम के टाइम तक क्लाउड रिसेस पहुंच चुके थे। वो क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस पे थे और वहां से आगे जाने की अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे से जानते थे अंदर एक खूंखार इंसान उनका वेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, लान वांग जी ने सिर्फ अपने भाई को बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू मतलब इन्फॉर्म किया था कि हम लोग आ रहे हैं, और वो ये नहीं जानते थे कि उसके भाई ने वहाँ पे कुछ मैनेज किया होगा या अंकल को बताया होगा या नहीं। वो दोनों की मतलब यहाँ पे ना एकदम लंका लगी पड़ी थी। उन लोग की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस से एक कदम वो आगे निकाल सके। वो तो वहाँ पे खड़े खड़े मतलब 10-15 मिनट निकाल ही चुके थे। और लास्टली फिर वांग जी विंग से बोलता है, हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, या फिर तुम अभी और डिसाइड कर लो, हम वापस चलते हैं या फिर हमें आगे चलना होगा। विंग बोलता है, हमने पूरे दिन भर की मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे अंकल को देख के सच में मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वांग जी बोलता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं अंकल के सामने बिल्कुल दबंग होके चले जाता हूँ।
और इस बार तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था क्लाउड रिसर्चेस में आने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जाना एग्री किया था, तुम्हारे साथ जाने के लिए मैंने राजी हुआ था। इसलिए उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और उन्होंने स्ट्रिक्टली सबके सामने मुझसे बोला था कि अगर एक और कदम मैं क्लाउड रिसर्चेस से बाहर निकालता हूँ तो मैं वापस यहाँ नहीं आ सकता। मैं सच में नहीं जानता कि हमारा ऊपर जाने के बाद क्या हाल होगा, लेकिन हमें जाना तो होगा ना। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स हमें जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। क्लाउड रिसोर्सेज के एंट्रेंस पे वो एंटर कर जाते हैं। जियोजुन ने पहले से ही सारी तैयारियां की हुई थी, इसलिए क्लाउड रिसोर्सेज के एंट्रेंस पे भी कोई बैरियर सेट नहीं थे। मतलब उन दोनों के लिए नहीं थे, बाकी सभी के लिए थे। भले ही कल्टिवेशन वर्ल्ड में अभी बहुत ज़्यादा शांति थी, लेकिन फिर भी सभी क्लैंस में अपने अपने एंट्रेंस में अपने अपने एरियाज पे हर कोई बैरियर सेट रखता था। दूसरी तरफ क्लाउड रिसोर्सेज में कुछ ऐसा हाल था कि जियोजुन अंकल को यानी कि लैन चिरेन को मनाने में लगे हुए थे कि आज लान वांगजी और विवुजियान यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनसे पोलाइटली बात कीजिएगा। वो आपको मनाने आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा बिहेव कीजिएगा। उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, अब आप और एक बखेड़ा मत खड़ा कर दीजिएगा। लेकिन लैन चिरेन जो था ना, उसका तो पारा इतना हाई था। उसने क्लियरली वांगजी से बोला था कि अगर एक बार वो क्लाउड से बाहर विंग के साथ कदम रखता है तो वो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता। क्योंकि यार वांगजी सिर्फ लैंड सेक्ट के लिए ही नहीं, सारे के सारे जो कल्टीवेशन वर्ड था ना, उसके लिए एक इंस्पिरेशन था। हर कोई चाहता था कि उनके बच्चे, उनके जो आने वाली पीढ़ी है, हर कोई वैसा ही बने जैसा कि इस वक्त वांगजी है। बहुत ज़्यादा ओबिडेंटल, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, हर एक चीज़ में सबसे आगे रहने वाला और शांत, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाला, बहुत समझदारी के साथ सुलझाने वाला। लेकिन लैन चिरेन को ऐसा लग रहा था कि उसने जो विंग के साथ जाने का ये फैसला लिया है ना, उसका जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है शादी का, एक लड़का होते हुए पहले विंग ने एक लड़के को शादी का प्रपोजल दिया और उसके बाद एक लड़के ने एक लड़के का ही शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। भले ही वो अच्छे से जानते थे कि उनके फ्रेंड्स में ऐसा पहले हो चुका है कि उन लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप रह चुका है, बट उन लोगों ने फिर भी समाज के डर से अपने आप को, अपने इस प्यार को वहीं पे ख़त्म कर दिया था, उसको कभी आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए लैन चिरेन का मानना ये था कि दो लड़के कभी एक नहीं हो सकते, दो सेम जेंडर में कभी प्यार नहीं हो सकता। और वो चीज़ आज तक वो समझ भी नहीं पा रहा था। भले ही उसने अपने दोस्तों को देखा था कि किस तरीके से जेन फेंगयान लाइफ टाइम उस चीज़ की वजह से सफ़र करते रहे, लेकिन फिर भी उसका यही मानना था कि एक लड़के को एक लड़की ही पूरी करती है, तो एक लड़की को एक लड़का पूरा करता है। और विवुजियान, उसने तो डायरेक्टली लैन सेक्ट के मान सम्मान पे ही वार कर दिया था। वांगजी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मांग के, अपने हस्बैंड के रूप में मांग के, उसके सामने शादी का प्रपोजल रख के उसने तो लैन सेक्ट की एकदम ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी थी उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ लैन चिरेन के अकॉर्डिंग, कि उसने उसकी इतनी खतरनाक बेइज्जती की थी ना, जिसको आज तक वो भूल ही नहीं पाया था। भले ही जब लैन वांगजी का एक्सीडेंट हुआ था, जब उस पर अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सॉफ्ट सा फील हुआ था लैन चिरेन को, लेकिन उसके बाद भी जब उसको ये पता चलता है कि लैन वांगजी अभी भी वही यानी कि ब्यूरियल माउंट पे रहने की जिद कर रहा है, तो सच में उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार क्या कर रहा है वो लड़का, क्यों इतनी बेवकूफ़ी दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना समझदार इंसान क्यों इतनी बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस ले रहा है। और आज तो लैन चिरेन के जो गुस्से का लेवल था ना, वो आउट ऑफ लेवल था, क्योंकि सुबह से ही जियोजुन ने उन्हें बता दिया था। जब उसको अपने भाई का मैसेज मिला था तो उसने अपने अंकल से ही बात करने की सोची सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले जो उन लोगों के प्रॉब्लम बन सकता था वो लैन चिरेन ही था, और उसको सबसे पहले हैंडल करना जियोजुन को सही लगा, क्योंकि बाकी डिसिपल्स, बाकी एल्डर्स को संभालना कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर अंकल मान जाएंगे तो बाकी पे तो वो ऑर्डर भी दे सकता है कि मैं एज ए क्लैन लीडर तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन अंकल पे तो वो ऑर्डर भी नहीं कर सकता था, बिकॉज वो उसके अंकल थे, और सबसे बड़ी बात वो महागुरु लैन थे। लैन सिचैन अपनी पूरी कोशिशों पे लगे हुए थे कि लैन चिरेन को मनाए, लेकिन लैन चिरेन तो बढ़िया अड़ियल बुढ़ा, वो मानने को तैयार ही नहीं था।
उसने तो बस एक ही जिद करके रखी थी, अगर मेरे सामने वीवू जान आ गया तो मुझसे मत बोलना कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, और मैं नहीं जानता कि कब मेरी तलवार मेरी म्यान से निकलेगी और उसके गर्दन को काट के फेंक देगी। भले ही इस वक्त वो फेंक तो बहुत लंबी लंबी रहा था, लेकिन उसको भी पता था कि व्हीलिंग पैट्रियार्क को मारना इतना भी आसान नहीं है भैया, उस पर हाथ लगाना तक आसान नहीं है। लेकिन अपने आप को मतलब एकदम ताव में आके वो लंबी लंबी फेंकी जा रहा था। और दूसरी तरफ विंग और लान वांगजी दोनों के ही मतलब पैर कांपने लगे थे। अब ऊपर को जितना जितना वो ऊपर को चलते जा रहे थे ना, उनके तो मानो मतलब पैरों पैरों की हालत बिगड़ चुकी थी। उसके पैर आगे बढ़ने की वजह एक जगह पर रुकना पसंद कर रहे थे। लान वांगजी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसने आज तक अपने अंकल को कभी भी डिसओबे नहीं किया था। उसने वीवूजान के साथ जाने से पहले हमेशा ही मतलब अपने अंकल को ओबे ही किया था, हमेशा उनकी बात मानी ही थी। ये फर्स्ट टाइम था, और वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं की थी। उसने डायरेक्टली जाके वीवूजान से ही शादी कर ली, जो कि इस वक्त हीलिंग पैट्रियार्क के नाम से फेमस था। उसकी तो मतलब पहचान ही हीलिंग पैट्रियार्क हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जो कि डिमोनिक कल्टिवेशन जानता था, वो मतलब ऐसी इमेज विंग की अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में बन चुकी थी 6 महीने 7 महीने पहले तक। अब तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लैन चिरेन अभी भी उसको एज ए नॉर्मल पर्सन देखने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसके हिसाब से वीवूजान डिमोनिक कल्टिवेशन जानता है, तो दैट मीन्स वो एक डिमोन ही है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। पहली बार लाइफ में किसी डिमोनिक कल्टिवेशन, जिसको एक डिमोन ही बोल दिया गया था, वो इंसान किसी इंसान के सामने जाने से डर रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। दूसरी तरफ लान वांगजी था, जो इसका हाल कुछ ज़्यादा कम नहीं था विंग से। उसके पैर भी कांप रहे थे, वो भी एकदम डरा हुआ सा था, सहमा हुआ सा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जहाँ से उसके अंकल को गुस्सा आ जाए तो उसके अंकल को मतलब फिर मर्सीलेस पर्सन वो बन जाते हैं। विंग जैसे ही नोटिस करता है कि वांगी की तो हालत खराब है अपने ही घर जाने में, तो उसके हाथों को पकड़ता है और उससे बोलता है, माय लव टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वांगजी बोलता है, यही तो सबसे बड़ा टेंशन है कि तुम मेरे साथ हो। अगर मैं यहाँ पे अकेले भी आया होता तो भी शायद कुछ बात बन जाती, लेकिन अभी तो तुम मेरे साथ हो। अंकल तो अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, और स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इसलिए तुम मेरा साथ छोड़ो, खुद का साथ देना छोड़ो, सोचो। ऐसा कहते हुए वो दोनों फिर से चलने लगते हैं, और सच में उनकी जो हालत थी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फाइनली मतलब जाए न जाए, जाए न जाए, आगे पीछे करते करते वो लोग क्लाउड रिसेसेस पहुंच ही चुके थे। और वहां जाते ही सबसे पहले उन्हें जो दिखा था ना, वो लैन चिरेन ही था। हालांकि उसके अगल बगल और ज़्यादा डिसिपल्स भी थे, और एल्डर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, और उसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे जियोजुन भी थे। लेकिन सबसे पहले उन दोनों को जो दिखा था ना, वो इंसान लैन चिरेन ही था। और लैन चिरेन की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, गुस्से से भरी हुई, लाल एकदम, और उसके बाद उसके फेस पे वो एंग्रीनेस, उसकी तलवार पे उसकी हाथ की ग्रिप जितनी टाइट थी, मतलब आसानी से हर कोई कह सकता था कि ये बंदा तो आज इन दोनों में से किसी एक को मार ही डालेगा। वीवूजान को लग रहा था कि ठीक है, जो लैन चिरेन है वो तो गुस्सा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है हम दोनों के ऊपर, तो वो तो खैर क्या ही हमारा वेलकम करेगा, क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यार बाकी लोगों को क्या हो गया? उन लोगों में से किसी ने भी हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने भी हमारे सामने ग्रीट नहीं किया, और कोई भी मतलब बो डाउन करके हमारा वेलकम नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकियों को क्या हो गया। तो मतलब वो एकदम कंप्लीटली लैन चिरेन को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम लोगों को क्या हो गया? एटलीस्ट तुम लोगों ने तो हमारा वेलकम करना चाहिए था ना। तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस क्लैन में तुम्हारा दामाद आया है, तुम लोग आराम से उल्लुओं की तरह मेरी शकल को देख रहे हो। जैसे ही लैन चिरेन ने वर्ड सुना ना, तो लैन चिरेन ने तो अपनी तलवार को निकाल के डायरेक्टली विंग की तरफ अपना मतलब रुख मोड़ दिया और बोला, क्या कहा तुमने मेरे सामने मेरे सारे डिसिपल्स को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को और मेरे क्लैन को तुमने उल्लू बोल दिया। तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं बोला कि वो उल्लू है, वो तो बाय मिस्टेकली मेरे मुंह से निकल गया। विंग अपने आप को ही मतलब अंदर ही अंदर कर्स करने लगा था कि मैं इस इंसान को कैसे भूल गया, इसके सामने मैंने उल्लू शब्द कैसे यूज कर लिया, और वो भी इसी के लोगों के लिए। लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग की हिम्मत कैसे हो मेरे सेक्ट में आने की? तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, वांगजी आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आया हूँ। तो लैन चिरेन बोलता है, मुझे नहीं मिलना किसी से। तो
विंग फिर से रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप मिलना चाहते हैं, मैंने तो ये बोला कि वांग जी आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आया हूँ। तो लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना। तो विंग उसको बोलता है, और आपकी इच्छा की मुझे कोई परवाह नहीं है। लैन जान, चलो हमें अंदर जाना है, वैसे भी हम थक चुके हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है, और हम आपसे बाद में बात करेंगे। इस 2 सेकंड मतलब 2 मिनट के अंदर ही ना विंग का जो ऐसा डेविल वाला जो माइंड था ना, वो इतनी तेजी के साथ एक्टिवेट हुआ था ना कि उसकी तो मतलब एक अलग ही साइड अब देखने को मिल रही थी कि लैन चिरेन से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि उसको अंदर से बहुत डर लग रहा था, उसको नहीं पता था कि कब न जाने लैन चिरेन की तलवार उसके गले पे हो, उसके सर को कलम कर दे, उसके धड़ से अलग कर दे उसके सर को। लेकिन फिर भी भैया, मैं तो हीलिंग पैट्रियार्क हूँ और अपनी पहचान मैं बना के रहूंगा। जैसे ही विंग लैन वांग जी से बोलता है कि चलो हमें रेस्ट करना है, तो लैन वांग जी बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, हमें अंकल को मनाना है। तो विंग उसको बोलता है, हम उन्हें मना लेंगे लेकिन बाद में, अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। मतलब वो दोनों खुसफुसा रहे थे आपस में। तो लैन चिरेन बोलता है, तुम्हें किसने अलाउ किया अंदर जाने के लिए। तो विंग बोलता है, किसी के अलाउ के करने की जरूरत ही कहाँ है, मेरे हस्बैंड का पहले से ही यहाँ पे रूम है, हम वहीं पे जा रहे हैं। लैन चिरेन फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, खबरदार जो तुमने जिंक्सी में कदम भी रखा तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, हम लोग कदम नहीं रखने वाले, हम पूरे के पूरे वहाँ रहने वाले हैं, और अगर आपको लगता है कि हम वहाँ नहीं रहेंगे तो हमें कोई और रूम प्रोवाइड करा दीजिए, हम वहाँ रह लेंगे। ऐसा कहते हुए वो लैन चिरेन की तरफ देख रहा था अपनी नॉट स्माइल के साथ। लैन चिरेन के तो जो हालत थी ना इस वक्त विंग को देखने के बाद, बाय गॉड, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे कंट्रोल किया था, बट वो कंट्रोल कर रहे थे। और फिर भी वो वार्न कर रहे थे कि नहीं, तुम जिंक्सी में नहीं रह सकते। लेकिन विंग ने अब उनकी बात को इग्नोर किया और वांग जी के हाथ को पकड़ के सीधे जिंक्सी की तरफ बढ़ गए। जिंक्सी में पहुंचते ही डायरेक्टली विंग ने खुद को तो बेड में फेंक दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। लेकिन वांग जी था जो रूम में इधर उधर घूमे जा रहा था, उसको सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब उसके अंकल के एंड से क्या एक्शन आने वाला है। क्योंकि अभी अभी जो विंग ने किया है उसके बाद उसके अंकल मानेंगे, इसकी उम्मीद तो उसको 0% भी नहीं है, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ वांग जी के इधर उधर घूमने की वजह से विंग इरिटेट हो रहा था, और वो वांग जी से पूछता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम शांति से बैठ क्यों नहीं रहे हो। तो वांग जी से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है जो तुमने अभी अभी बाहर किया है उसके बाद मुझे शांति से बैठना चाहिए। तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो अब कौन सी बात है, हमें उनसे बात करनी होगी। और अगर मैं उनसे उस तरीके से बात नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि मैं नॉर्मल तरीके से कैसे उनसे बात कर पाता। क्या तुम्हें नहीं लग रहा था कि मैं कितनी बार एक शब्द को बोलने में स्टक हो रहा था, और अगर मैं नॉर्मली उनसे बात करता तो मैं एक शब्द को पूरा दिन लगाने के बाद भी नहीं बोल पाता। इसलिए मैंने इसी वे में बात करना सही समझा। और तुमने देखा ना कि मैंने इस तरीके से बात करके तुम्हारे अंकल की तो बोलती ही बंद कर दी। वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था अपने ऊपर। वांग जी अचानक से विंग के आगे आके बोलता है, हाँ तुमने उनकी बोलती तो बंद कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब मेरे अंकल अपने पे आ जाएंगे और तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, और मैं सच में इतनी जल्दी से विडोर नहीं होना चाहता। वो इरिटेट होते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ लैन चिरेन जो था ना, उसका तो पारा एकदम हाई हो चुका था। वो मतलब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन भी कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और लैन चिरेन बस उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को एक मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, वो अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद मुझे उन्हें आंसर करना चाहिए। किस तरीके से वो बदतमीज लड़का मुझे आंसर करते हुए मेरे सामने मेरे नेफ्यू के हाथ को पकड़ के उसी के रूम में चले गया, और तुमने कैसे अलाउ किया उसको एक साथ एक ही रूम में रहने के लिए। तो लैन चिरेन को आंसर करते हुए बोलते हैं, अंकल वो दोनों मैरिड हैं और एक ही रूम में रह सकते हैं। तो लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलते हैं, मैं नहीं मानता उस शादी को, कैसे शादी होती है, ये दो लड़कों के बीच में कौन सी शादी होती है। अब यहाँ पर से जियोजुन और लैन चिरेन दोनों के ही बीच में थोड़ी सी सीरियस बातें स्टार्ट हो जाती हैं, और वो सीरियस बातें मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का पार्ट भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।